पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना। और इसमें ये इक्वेशन यूज़ हुई थी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल की और टोटल एनर्जी की। और हमने तीन मेनली पोजीशन पर 0 + a - a पर काइनेटिक की वैल्यू निकाली थी, पोटेंशियल की और टोटल की। और नोटिस किया था कि टोटल एनर्जी तो शुरू से आखिर तक सेम रहेगी, तो ये ग्राफ तो उसका स्ट्रेट लाइन चला गया। अगर इस वैल्यू को ½ m²a² एज्यूम करूँ मैं, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो पोजीशन के साथ नहीं बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी, है ना, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, ये देखो, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है। पोटेंशियल मीन पर 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है। आज हम सीख रहे हैं एनर्जी टाइम ग्राफ। इसमें इक्वेशन बदलनी पड़ेगी हमें। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन तो ये लगेगी, पोटेंशियल की ये लगेगी, हालांकि हम सीख चुके हैं दोनों को पहले। अच्छा, टोटल एनर्जी की इक्वेशन है नहीं कोई, क्योंकि इसमें टाइम आता है नहीं। एक्चुअल में जब एनर्जी टाइम ग्राफ लोगे तो एनर्जी का वेरिएशन टाइम के साथ शो करोगे। अब इसमें t = 0, t/4, t/2, 3, t/4, t लेकर हमने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। और हमें मालूम है अच्छे से कि साइन वाले पर 0 पर वैल्यू 0 आएगी और कॉस वाले में 0 डिग्री पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बचेगी ½ m²a²। तो इस बेस पर, क्योंकि पहले भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए वहाँ से हमें आइडिया है कि 0, t/4, t/2, 3, t/4, t पर ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ये क्या होंगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, देखो, है ना, 0 टाइम पर ये मैक्सिमम ही 0 है, टोटल एनर्जी तो उतनी है। t/4 पर ये 0 होगी, ये मैक्सिमम हो गए, ये उतनी की उतनी है। तो जब ग्राफिकली मैं इसको शो कर रहा हूँ, इसका ग्राफ में बनाना चाह रहा हूँ, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा आप नोटिस करो, है ना। वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखो, कि अगर इस एक्सिस पर मैं एनर्जी लेता हूँ और इस एक्सिस पर टाइम लेता हूँ, तो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ये तो आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला। 0 टाइम पर 0, t/4 पर मैक्सिमम, t/2 पर 0, है ना, फिर t पर मैक्सिमम, 3 t/4 पर, सॉरी, t पर 0। काइनेटिक वाला क्या होगा, 0 टाइम पर मैक्सिमम से शुरू होगा, ये शुरू हो रहा है, इस तरह चलेगा, और टोटल एनर्जी का ग्राफ ही हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया एनर्जी का टाइम के साथ, ठीक है। आज तो मैं एक नया टॉपिक सिखाता हूँ, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलता करने के लिए वो ये मिलता कि जो सिंपल पेंडुलम है ना, हमें शो करना होता है कि सिंपल पेंडुलम की जो ऑक्सीलेशन है वो SHM है, और फिर उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला में डेरिवेशन करना होता है। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या, देखो, ये अरेंजमेंट है, एक स्ट्रिंग है, उससे एक पार्टिकल आपने बांध दिया, उस पार्टिकल का नाम बॉब रखा, ये इसकी पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है ना। इसका वेट mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही, दोनों बैलेंस है। अब मेन बात यहाँ से आती है कि आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। ये जो डिस्प्लेस है ये एंगल है थीटा, और ये एंगल बहुत छोटा लेते हैं हम, 5 डिग्री 6 डिग्री, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं। इस पोजीशन ए में देखो, इसका जो वेट mg है वो लग रहा, टेंशन t है, दिख रहा है। mg का कंपोनेंट डिसॉल्व करोगे, क्योंकि इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये थीटा एंगल आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की डायरेक्शन जो है ओ की तरफ है, एंड वी नो दैट ओ इज़ द मीन पोजीशन। तो ये जो mg sin थीटा है ये काम कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की, देखो, मीन पोजीशन ओ हो गई, मास m हो गया, व्हेन इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू पोजीशन ए, द फोर्सेस आर वेट mg, टेंशन t, components of mg are mg cos theta, mg sin theta. Now direction of mg sin theta is towards mean position, so it is acting as a restoring force. इसलिए मैंने इसको लिखा -mg sin theta। माइनस साइन का मतलब फोर्सेस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब अगर a एक्सेलरेशन होगा तो f को ma लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं ma प्लेस कर रहा हूँ, तो ma = mg sin थीटा आएगा, कैंसिल होकर a = -g sin थीटा। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और ऐसा हम टेन थीटा में भी कर सकते हैं। तो a = बचेगा -g × थीटा। अब थीटा को यहाँ से चेक कीजिए आप, थीटा एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो हो जाएगा OA, जिसको मैं x लिखूँगा, और रेडियस हो जाएगा SO, जिसे मैं L लिखूँगा, ये लिखा मैंने यहाँ, OA अपॉन SO, ठीक है ना। और नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू प्लेस कीजिए, देखो आप चेक करो, तो ये वैल्यू आपको दिख रही है, OA की x है, ये L है। अब G और L तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं A ∝ -x है, और x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, माइनस का मतलब मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, सो मोशन इज SHM।
अब अगर ये एस एच एम होगा तो हम जानते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये हम जानते हैं, जबकि हमारी इक्वेशन ये बनी हुई है। तो दोनों इक्वेशन एक ही लिए हैं, इनको दोनों को इक्वेट करूँगा मैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी अपॉन एल है और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। नाउ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ प्लेस करूँगा तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। समझ रहे? अब इसमें एल के बारे में सीखो कि एल क्या है। एल बेसिकली इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, और ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? इट इज़ द लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दो या सेंटर ऑफ मास कह दो, और हमें मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एल जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब है। देख रहे हैं, ये प्लस ये, क्योंकि सेंटर तक का डिस्टेंस है ना, तो रेडियस ऐड हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखो, ये सेंटर तक का डिस्टेंस फिलहाल इस केस में है, एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है। वो बात अलग है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी सेंटर पर लाई कर रही है, तो इसलिए सेंटर तक का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, क्योंकि ये बात आगे जाके बदलेगी। ये बात आगे जाके बदलेगी। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिखाया, देखो ये क्वेश्चन है कि मान लिया वाटर इज फिल्ड, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वाटर इज फिल्ड इन द बॉब एंड अ होल इज मेड एट द बॉटम, एंड हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज, क्योंकि पानी नीचे गिरना शुरू होगा। अब देखो, अगर मुझे ये याद है कि जो लेंथ है वो सेंटर तक है, तो देखो मैंने कई सारी सिचुएशन दिखाई है। पहले कम्प्लीटली फिल्ड है, थोड़ा खाली हुआ, और खाली हुआ, और खाली हुआ, और बिल्कुल खाली हुआ। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वो सेंटर तक का डिस्टेंस है, तो सेंटर तो किसी पोजीशन में बदला नहीं, यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। लेंथ में चेंज नहीं आया, जी में चेंज नहीं आया, तो टाइम पीरियड में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और अगर मैं पढ़ता हूँ कि नहीं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है या सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है, तो आप देखो पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा। अब जब ये खाली होगा थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, और खाली होगा और नीचे आएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, तो क्या होगा, ये लेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ तक लेंथ आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। और फाइनली जब वो बिल्कुल खाली हो जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आ जाएगा, और ये बॉब अपने टाइम पीरियड को दोबारा से गेन कर लेगा। तो क्या लिखते हैं, टी इज टू पाई एल अपॉन जी है, एल लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लिख रहे हैं। एज वेल एज वाटर लीक्स आउट ऑफ द बॉब, देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे वाटर जो बाहर निकलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स डाउनवर्ड, ड्यू टू विच इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेज। फाइनली व्हेन बॉब इज एम्प्टी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अगेन एट द सेंटर एंड टाइम पीरियड एट इज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर सिंपल पेंडुलम किसी लिफ्ट में और लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए से, तो ये हम पहले सिखा चुके थे कि अपवर्ड जाने पर ये जी प्लस ए होगा, डाउनवर्ड होगा तो जी माइनस ए, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा वो अप या डाउन तो ए जीरो होगा। तो ये सिंपल वही बना रहेगा, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके।